हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम सिल्विया प्लैथ का एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है लेडी लेज़ारस। इससे पहले कि इस पोएम को पढ़ें, हम सिल्विया प्लैथ के बारे में कुछ बातें जान लेना इम्पॉर्टेंट है। पहला, कि उनके पिता का प्रीमेच्योर डेथ हुआ था जब वो सिर्फ 8 साल की थी। इस बात ने उनके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डाला था। सेकेंड, उनके हस्बैंड टेड ह्यूज से उनका सेपरेशन हो गया था। टेड ह्यूज, जैसा हम सभी जानते हैं, एक ग्रेट इंग्लिश पोएट थे। एंड द थर्ड थिंग इज, उनको सुसाइड करने का एक टेम्परामेंट था। और इस पोएम के थ्रू इन चीज़ों पर लाइट थ्रो किया गया है कि एक सुइसाइडल माइंड कैसे सोचता है। इस पोएम में दो और चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। एक, पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन का क्या पोजीशन है, एंड सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेकर के किसी के दर्द को, किसी के सफरिंग को देखते हैं। जैसे कोई सर्कस या फिर कोई मैजिक शो को वो पीनट्स खा करके इंजॉय करके देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो एक एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के सफरिंग्स को जाकर देखते हैं। सिल्विया प्लैथ ने खुद भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स लिए। एक जब वो 21 साल की थी जो अनसक्सेसफुल हुआ, और फिर जब वो 30 साल की थी तब उन्होंने भी सुसाइड करने की कोशिश की जब वो सक्सेसफुल हो गई, यानी कि वो सिर्फ 30 साल की उम्र में वो मर गई। She was born in 1933, died in 1963। और अपने मरने के 1 साल पहले तक उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक विचारों का एक कलेक्शन उमड़ा, जिसको उन्होंने अपने बुक्स में लिखा, बहुत सारे पोएम्स लिखे, और वही पोएम है जिनके वजह से हम उनको आज भी याद करते हैं। लेडी लेज़ारस भी उन्हीं पोएम्स में से एक है, दैट वाज रिटन इन 1962। लेडी लेज़ारस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग कहते हैं जब एक ही स्पीकर है वो अपनी बातें कॉन्टिन्यूअसली बोलता चला जा रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है और यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो लेडी लेज़ारस जो पूरा कविता है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एक स्पीकर है जो अपनी ही स्टोरी आपसे नैरेट कर रहा है अपने 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स का, जिसमें कि वो बच जा रहा है बार बार। दैट इज़, इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ डेथ एंड देन रीबर्थ, सर्वाइवल एंड देन रिवेंज। रिवेंज किससे? तो उन लोगों से जिन्होंने इनको सफ़र करते हुए देखा या जिनके वजह से जो नैरेटर हैं वो सफ़र कर रहे हैं। बट इससे पहले कि हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करें इस पोएम को, लेडी लेज़ारस, ये टाइटल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। लेज़ारस वो एक्चुअली एक बिब्लिकल स्टोरी का एल्यूजन है। उस स्टोरी को एल्यूड किया जा रहा है, उसको रेफ़र किया जा रहा है। उस स्टोरी में ये है कि लेज़ारस एक आदमी रहता है जो मर जाता है और फिर जीसस क्राइस्ट उसको फिर से जीवित करते हैं, जिंदा करते हैं। तो इस पोएम के थ्रू भी हम पढ़ेंगे कि जो वुमेन अपना स्टोरी हमें नैरेट कर रही है वो वुमेन भी मर जाती है और फिर जिंदा होती है। और इसलिए लेज़ारस की जैसे ही, चूँकि ये भी रिबॉर्न हो रही है, सो शी इज़ द लेडी लेज़ारस। तो टाइटल में ही एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। वो एक्चुअली में क्या होता है आपको डिटेल में जानना है तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है। नाउ हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं इस पोएम का। ये पूरा पोएम में 84 लाइन्स हैं और 28 स्टैंजाज में वो बटे हैं, यानी कि हर एक स्टैंजा 3 लाइन का है। द फर्स्ट स्टैंजा, I have done it again, 1 year in every 10, I manage it। तो ये किस चीज़ की बात करी कि इन्होंने फिर से क्या किया है? एक्चुअली द नैरेटर, द वुमेन हैज़ कमिटेड सुइसाइड अगेन। तो हर 10 साल में वो एक बार ये ट्राई कर लेती हैं। सेकेंड स्टैंजा, अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, माई स्किन ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड, माई राइट फुट। ना इस स्टैंजा में माई राइट फुट ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट स्टैंजा भी देख लेते हैं। अ पेपर वेट, माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन। सो इस लिटरेरी डिवाइस को कहा जाता है इंजैममेंट या रन ऑन लाइन। लाइन खत्म हो गया था, इनफैक्ट स्टैंजा भी खत्म हो गया था, पर सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ था। वो अगले लाइन तक, अगले स्टैंजा तक कंटिन्यू किया था, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इंजैममेंट। ना अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, हिटलर के बारे में थोड़ा भी जाना होगा तो आप ये जानते होंगे कि हिटलर के जो ग्रुप थी दैट वाज नाजी, और वो लोग ज्यूज़ को काफ़ी उन लोगों ने टॉर्चर किया, उन लोगों का मास मर्डर कराया। तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि ज्यू के स्किन से लैम्प शेड बनाए जाते थे।
तो जैसे ही आप इन लाइंस को पढ़ेंगे आपको वो टॉर्चर याद आ जाएगा, हिटलर का टॉर्चर, नाजियों का टॉर्चर ऑन ज्यूज। तो उससे वो रिलेट कर रही हैं खुद के एक्सपीरियंस को। मतलब वो कहना चाह रही है कि वहाँ जितना ह्यूमिलिएशन था, जितना टॉर्चर था, वही टॉर्चर शायद वो अपने लाइफ में भी फेस कर रही हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने अपने मरने की बात कही। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि वो कोशिश करती हैं हर 10 साल में एक बार सुसाइड करने की, बट शी इज़ रीबॉर्न। तो इसलिए वो कह रही हैं कि अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल। तो मैं जो हूँ एक तरह की चलती फिरती मिरेकल हूँ, चमत्कार हूँ। मेरा स्किन इतना ब्राइट है जैसे कि कोई नाजी लैम्प शेड हो। मेरा राइट फुट इट्स लाइक अ पेपर वेट, वो इतना हैवी हो गया है जैसे कोई पेपर वेट हो। मेरा चेहरा एक फीचरलेस हेल्दी बॉडी है, तो उसके फेस में नोज़ अच्छे से पता चलेगा, आईज अच्छे से पता चलेगा, चीक्स अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे जो हड्डी है वो अच्छे से दिखेगा। बट अभी उनके फेस में ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और लिनन कहते हैं एक बहुत ही पतले से कपड़े को। वो यहाँ पे लिनन से क्या मीन कर रही हैं, जो कफन होता है जो डेड बॉडी के ऊपर ओढ़ाया जाता है। तो अभी भी वो नाजी के एक इमेजरी को क्रिएट कर रही हैं, उससे अपने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर कर रही हैं, एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं, जिस लिटरेरी डिवाइस को हम पैरेललिज्म कहते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को ज्यूज़ के एक्सपीरियंसेस से कंपेयर कर रही हैं। उनका राइट फुट बहुत भारी हो गया, जैसे कि मानो कोई आदमी बहुत बीमार हो जाता है या मरने जैसा हो जाता है, तो बॉडी कहते हैं कि नींद में या डेड बॉडी भारी हो जाती है। तो कोई आदमी अगर मान लो मरने की कोशिश किया या मर गया है तो उसका पूरा ये सब धंस जाएगा, तो फेस पे कोई फीचर्स पता नहीं चलेगा। तो इनका फेस भी वैसे ही फीचरलेस हो गया है। पील ऑफ द नैपकिन ओ माई एनिमी, डू आई टेरिफाई। अब मेरे ऊपर से जो ये कपड़े हैं, ये डेड बॉडी पर लपेटा हुआ जो कपड़ा, ये मेरे कपड़े, इसको हटाओ। यहाँ पे एनिमी किसे रेफर कर रहा है? एनिमी शायद उस इंसान को रेफर कर रहा है जिन्होंने इन्हें मरने से बचाया। मेरे दुश्मन, चलो अब मेरे इस नैपकिन को, मेरे ऊपर जो ये कफन लगा हुआ है इसको हटाओ, मेरे कपड़ों को हटाओ। क्या मैं तुम्हें भयानक दिखती हूँ? द नोज, द आई पिट्स, आई पिट्स कहते हैं वो जहाँ पर आँख ऐसे फिक्स्ड है, ये पूरा सेक्शन। द फुल सेट ऑफ टीथ, द सावर ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे। फर्दर वो कह रही हैं कि ये सब जो मानो अगर किसी ने मरने का अटेम्प्ट लिया या मानो मर गया फिर जिंदा किया गया, तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं है, पर हम मान लेते हैं चलो मरने का ही अटेम्प्ट किया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बॉडी धीरे धीरे मरने की तरफ बढ़ रहा था। डेड बॉडी से एक गंदा सा स्मेल आता है, द सावर ब्रेथ, और आँख वगैरह धसा धसा लगने लगता है, फेस की फीचर्स गड़बड़ाने लगते हैं। तो वो कह रही हैं कि ये सब जो दिक्कतें हैं ये सब शायद एक दिन में चली जाएंगी। वैनिश मतलब गायब हो जाना। सून सून द फ्लैश, द ग्रेव केव एट विल बी एट होम ऑन मी। ग्रेव माने कब्र। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहती है कि वो मर के जिंदा हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कब्र में अगर रही होंगी तो वो कब्र ने जो इनका फ्लैश खाया होगा, मतलब मरे रहने से, दफन रहने से, ज़मीन के अंदर रहने से, जो ये इनका फ्लैश बॉडी से हट गया होगा, जो वो स्किनी हो गई हैं, वो सब अपने घर वापस आ जाएगा। तो उन फ्लैश का घर कौन है? उस वुमेन नैरेटर का शरीर। तो वापस से उस बॉडी पर वो सब आ जाएगा। बेसिकली वो कहना चाह रही है कि सोसाइटी ने जो उनको टॉर्चर किया, तो जो फिजिकल लॉस है वो शायद रिकवर हो जाए, लेकिन जो मेंटल लॉस है वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। एंड आई, अ स्माइलिंग वुमेन, आई एम ओनली 30 एंड लाइक अ कैट आई हैव 9 times to die। तो कह रही है और मैं एक हंसने वाली वुमेन हूँ और सिर्फ 30 साल की हूँ। तो उन्होंने शुरू में ही बोला कि वो हर 10 साल पर एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट करती हैं, नैरेटर जो ये पूरी स्टोरी हमको पोएम के फॉर्म में सुना रही हैं। तो अगर हर 10 साल पे करती है और वो 30 साल के, यानी कि वो 3 अटेम्प्ट उन्होंने सुसाइड के ले चुके हैं, तो वो कह रही हैं और ऐसा लगता है कि एक बिल्ली के जैसे मेरे पास भी 9 जिंदगियां हैं। तो यहाँ पर लाइक की मदद से वो कंपेयर कर रही हैं चीज़ों को, इसलिए हम कह सकते हैं सिमिली यूज हुआ है। व्हाट अ ट्रैश टू एनिहिलेट ईच डिकेड। एनिहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो एक सुसाइडल माइंड जो होता है उसको ज़िंदगी में कुछ रस नहीं लगता, कुछ इंजॉयमेंट नहीं लगता, उसे सिर्फ लगता है जैसे ज़िंदगी एक वेस्ट है। मतलब अगर उनको एक ज़िंदगी मिल गई तो फिर वो 10 साल के बाद सुसाइड कर रही हैं, तो 10 साल उनके लिए एक डिस्ट्रक्शन है, बर्बादी है, वो तो खैर जीना ही नहीं चाहती। व्हाट अ मिलियन फिलामेंट्स द पीनट क्रंचिंग क्राउड
shoves in to see. Shove वर्ड का मतलब होता है to push with a sudden rough movement. जैसे मान लीजिए कि रोड पे लड़ाई हो रही है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब कोई आदमी पीछे से आए, वो भी देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, तो ऐसे भीड़ को साइड साइड करके खुद को उस भीड़ के अंदर घुसा के आगे जाना चाहता है। तो यहाँ पर नैरेटर यही कह रही है हमसे कि जो सोसाइटी है उसको दर्द देखने में एक इंजॉयमेंट होता है, उसका इंटरटेनमेंट होता है। तो जिस तरह से मूंगफली खा करके हम पिक्चर देखते हैं, सर्कस देखते हैं, मैजिक शोज देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो पीनट क्रंचिंग क्राउड आएगी, मिलियंस में आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे और मेरे दर्द को इंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे। Them unwrap me hand and foot, the big striptease, gentlemen and ladies, these are my hands, my knees, I may be skin and bone, nevertheless I am the same identical woman. ना यहाँ पर भी आप कह सकते हो 3 अलग अलग स्टैंजास हैं, पर सेम लाइन एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा में कंटिन्यू कर रहा है, तो एंजाममेंट यूज़ हुआ है। फर्दर वो कहती है कि उन्हें जब वो मरने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें बचा लिया, तो उनके बॉडी को अनरैप किया जाता है और जैसे कि कोई एग्जीबिशन लगा हो वैसे लगाया जाता है, लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल एक स्ट्रिपटीज के जैसा लगता है। स्ट्रिपटीज क्या होता है? एक वुमेन है, वो पूरा कवर ड्रेस पहनी और धीरे धीरे वो अपने आप को अनरैप करती हैं, अपने कपड़ों को खोलते जाती हैं और फिर बहुत मिनिमल ड्रेस में आ जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिपटीज। तो ऐसे पब्लिक शोज भी होते हैं और ऐसा लोग पर्सनल भी करते हैं। जैसे एक बड़ा सा स्ट्रिपटीज का शो चल रहा हो, बिल्कुल वैसे ही लोग आते हैं देखने के लिए और मेरे बॉडी पर से वैसे ही कपड़ा हटाया जाता है जैसे कि मैं कोई एग्जीबिशन की चीज़ हूँ। जेंटलमैन एंड लेडीज़, फर्दर वो शो आगे बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं जेंटलमैन एंड लेडीज़, देखो ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे नीज़ हैं, मैं भले ही स्किनी हो गई हूँ, मतलब एकदम पतली हो गई हूँ, सिर्फ मेरे शरीर पर आपको स्किन और बोन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ मैं वही आइडेंटिकल वुमेन हूँ। The first time it happened, I was 10. It was an accident. जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब कि मैं मरने पर हो गई, मैं लगभग मर गई थी, तब मैं सिर्फ 10 साल की थी, बट वो एक एक्सीडेंट था। बेसिकली इन लाइन्स के थ्रू नैरेटर ये कहना चाहती हैं कि एक वुमेन का शरीर जैसे सिर्फ एक शो पीस हो और लोगों को दूसरे के दर्द को देख करके बड़ा मज़ा आता हो, जैसे आ करके पूछते हैं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तुम दुबली हो गई हो, इस तरह के एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और इसकी फिर बाद में डिस्कशंस करते हैं। द सेकेंड टाइम आई मेंट टू लास्ट इट आउट, इट यहाँ पर क्या है? दिस बॉडी, द बॉडी ऑफ द नैरेटर, कि जब दूसरी बार मैंने इसे ख़त्म करने की कोशिश की, लास्ट करने की कोशिश की, एंड नॉट कम बैक एट ऑल, और मैं वापस ज़िंदा होना भी नहीं चाहती थी। आई रॉक्ड शट, मैं जैसे कि एक सी शेल पूरा कवर्ड हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से एक सी शेल के अंदर, एक कवर के अंदर मैंने खुद को बिल्कुल बंद कर लिया, अपने आप को सबसे डिटैच कर लिया, अलग कर लिया। दे हैड टू कॉल एंड पिक द वॉर्म्स ऑफ मी लाइक स्टिकी पर्ल्स, मतलब कि खुद को एकदम मौत के बहुत करीब ले गई। तभी भी फिर लोग आए और लोगों को बुलाया, दे कॉल्ड मोर पीपल, जैसे स्टिकी पर्ल्स कहीं चिपक जाए और उसे नोच कर हटाना पड़े, बिल्कुल उसी तरह से। क्योंकि मैं बिल्कुल मरने के करीब हो गई थी, मेरा डेड बॉडी हो गया था, तो कीड़े लग गए थे मेरे शरीर पे, तो लोगों को उसे हटाना पड़ा। नाउ इस स्टैंजा में सी शेल, पर्ल्स, इन चीज़ों के थ्रू एक सी के इमेजरी को क्रिएट करना चाहती हैं। अगेन आई रॉक्ड शट एज अ सी शेल, यहाँ इंजैममेंट तो यूज़ हुआ ही है, पर उसके साथ साथ सिमिली भी यूज़ हुआ है कि मैंने खुद को बंद कर लिया। कैसे बंद कर लिया? जैसे एक सी शेल, एज के हेल्प से कंपेयर किया जा रहा है, सो इट्स सिमिली। डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स एंड आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। नाउ ये जो 3 लाइन है ना, ये अगर आप इग्नू से आप मास्टर्स कर रहे हो, MEG 1 आपका पेपर है, तो ये 3 लाइन कई बार आता है और आपको बताना होता है किस पोएम का है, कॉन्टेक्स्ट वगैरह डिस्कस करना होता है। और हाँ, अगर आप MEG 1 के स्टूडेंट हैं, इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश में, तो ऑफ कोर्स ये पोएम और बहुत सारे पोएम्स आपके टेक्स्ट में होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने MEG 1 पर प्लेलिस्ट तैयार कर रखा, आप उस पर जाइए, अपने कोर्स को समझिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और अगर आपको कोई पोएम में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, या फिर मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। और इन सबको पढ़ने के बाद अगर आपको लगे दैट इट वाज हेल्पफुल तो मेरा UPI ID नीचे मेंशन्ड है, QR कोड यहाँ पर भी है, लास्ट में भी मेंशन्ड है। यू कैन सेंड वॉट एवर अमाउंट यू विश टू सेंड। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको नोट्स भी परचेज करने हैं कुछ पर्टिकुलर पोएम्स पे तो काइंडली आप मुझे मेल कीजिए। इस स्टैंजा का मतलब है कि मरना एक कला है। जैसे हर कुछ दुनिया में कोई भी काम आप करो तो उसमें आपके पास वो आर्ट होना चाहिए वो काम करने का, और मेरे पास ये मरने की कला बहुत अच्छी है। आई डू इट एक्सेप्शनली वेल, एकदम असाधारण रूप से मैं इसे बेहतरीन से करती हूँ। आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल, आई डू इट सो इट फील्स रियल, आई गेस यू कुड से आई हैव अ कॉल। ऐसा करती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं मरने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में रहना इट फील्स लाइक हेल, प्लस वो मरने का भी जो कोशिश करना है दैट इज़ ऑल्सो लाइक हेल। और जो लोग मुझे ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं और फिर से मरने के बाद जी जाना और लोगों के क्वेश्चंस को डील करना, उनके उन निगाहों से जो वो मुझे एक तिरछी निगाहों से देखते हैं, एक अलग एंगल से देखते हैं, उन सब से डील करना, एवरीथिंग फील्स लाइक हेल। और मैं ये करती हूँ, ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स लेती हूँ या मरने की कोशिश करती हूँ, वो बिल्कुल रियल अटेम्प्ट्स होता है। इट्स ईजी एनफ टू डू इट इन अ सेल। सेल का मतलब है एक मेंटल हॉस्पिटल या जेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान है खुद को मार लेना किसी सेल में, मेंटल हॉस्पिटल में या जेल में। इट्स ईजी एनफ टू डू इट एंड स्टे पुट। ये आसान है कि आप खुद को मार लो और मरे रह जाओ। इट्स द थिएटरिकल कम बैक in broad day to the same place, same face, the same brute amused shout। लेकिन दिक्कत कहाँ है, मुश्किल कहाँ है कि जब आप एक ड्रामा में जैसे कि कोई कैरेक्टर है जो मर जाता है फिर से वो आदमी जिंदा हो जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से जब मैं मरने की कोशिश करती हूँ और लोग मुझे बचा लेते हैं, ये कमबख्त दुनिया इतनी ख़राब है कि मुझे चैन से मरने भी नहीं देती। तो तकलीफ़ कब होती है, व्हेन डज इट फील लाइक हेल, जब मुझे इस दुनिया में लोग वापस ज़िंदा करके ले आते हैं, बिल्कुल रोशनी में लोग मुझे देखते हैं, मैं उसी जगह पर वापस से ज़िंदा होती हूँ, वही चेहरों को वापस से देखती हूँ, उसी अत्याचार को, ब्रूटल ट्रीटमेंट को, उन अत्याचारियों को, ऑपरेसर्स को जो मुझे सताते हैं, उन सब के सामने जब मैं फिर से ज़िंदा हो जाती हूँ, देन इट फील्स लाइक हेल। और लोग बहुत खुशी से अम्यूज्ड होकर चिल्लाते हैं, अ मिरेकल, मतलब चमत्कार हो गया, देखो इसे हमने बचा लिया। दैट नॉक्स मी आउट, वो चीज़ मुझे चुभती है। देयर इज़ अ चार्ज। अब वो कह रही है कि अब जब लोग मुझे देखने आएंगे, मेरा एग्जीबिशन लगाया जाएगा, तो हर चीज़ की एक कीमत होगी। फॉर द आइंग ऑफ माई स्कैर्स, मेरे दर्द को, मेरे जो चोट है, स्कैर्स हैं, उनको देखने की एक कीमत होगी। देयर इज़ अ चार्ज फॉर द हियरिंग ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मैं एक चमत्कार हूँ, मुझे लोगों ने बचा लिया है, मौत के मुंह में से मुझे निकाल लिया है, तो लोग मुझे देखने आते जैसे कोई चीज़ है, एक एग्जीबिशन लगा हो मेरा, तो फिर हर चीज़ की कीमत होगी, मेरे दिल के धड़कन को सुनने की एक कीमत होगी। इट रियली गोज एंड देयर इज़ अ चार्ज, अ वेरी लार्ज चार्ज फॉर अ वर्ड और अ टच। तो अगर मुझे कोई छूना चाहेगा, इस चमत्कार को छूना चाहेगा, मुझसे बात करना चाहेगा, तो उसकी बहुत बड़ी एक कीमत होगी। और अ बिट ऑफ ब्लड, या मेरा एक कतरा खून कोई लेना चाहेगा, और अ पीस ऑफ माई हेयर, या बाल ले जाना चाहेगा, क्योंकि मैं एक चमत्कार हूँ, तो मेरे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आप लेना चाहोगे या मेरे कपड़े लेना चाहोगे तो मैं हर चीज़ के लिए चार्ज करूँगी। सो हर डॉक्टर, ना डॉक्टर ये जो है ना, ये जर्मन स्पेलिंग है, हर की भी जर्मन स्पेलिंग है। सो हर एनिमी, तो वो जो डॉक्टर है जिसने मेरी जान बचाई वो एक्चुअली मेरा दुश्मन है। तो यहाँ पे ये दुश्मन कौन है, तो वो ऑपरेसर्स है जो उस वुमेन को टॉर्चर करते हैं। आई एम योर ओपस, आई एम योर वैल्यूएबल, द प्योर गोल्ड बेबी दैट मेल्ट्स टू अ श्रीक। तो अगर एक डॉक्टर ने एक चमत्कार कर दिया तो लोग उस चमत्कार को देखने आएंगे और उस डॉक्टर की बहुत वाहवाही होगी, लोग उस डॉक्टर को बहुत इज्जत से देखेंगे, उसका नाम होगा। तो इसलिए वो कह रही हैं कि मैं तुम्हारी यानी डॉक्टर की एक ओपस हूँ। ओपस कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर। तो उसी की ना लोग कहानियाँ बनाएंगे कि इस डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, ये लोगों ने उसकी जान बचा ली, एक मरते हुए आदमी को बचा लिया, तो एक कहानी बन जाती है। तो मैं तुम्हारी ओपस हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर हूँ,
मैं बहुत कीमती हूँ तुम्हारे लिए, आई एम योर वैल्यूएबल। तुमने मेरी जान बचाई तो जैसे तुम मेरे मालिक बन गए हो और मैं तुम्हारी सबसे कीमती पोजीशन बन गई हूँ। वो प्योर गोल्ड की बच्ची बन गई हूँ जिसे जब पिघलाते हो तो एक चीख निकलती है। तो तुम मुझसे बहुत सारे पैसे कमाओगे, अपना नाम यश करोगे, पर बदले में मुझे दर्द होगा। जिस तरह से सोने को पिघलाते हैं कोई शेप देने के लिए, उसी तरह से तुम मुझे तरह तरह से पेश करते हो लोगों के सामने, और तब मुझे बहुत दर्द होता है। श्रीक मीन हाई पिच्ड साउंड, एक क्राई, चिल्लाने की आवाज़, दर्द भरी आवाज़। तो जब सोना को पिघलाते हैं तो वो घुमा घुमा के करते हैं तो वो जलता है, पिघलता है। तो उस तरह से जब तुम मुझे पेश करते हो लोगों के सामने तो मैं जलती हूँ, अंदर से दर्द होता है। डू नॉट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न। ऐसा मत सोचना कि जो तुम्हारी चिंता है मेरे प्रति, जिसके लिए तुमने मेरी जान बचाई, हम उसको अंडर एस्टिमेट करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐश ऐश, सब कुछ जलकर बिल्कुल राख हो गया है। आप पोक करो, आप हिलाओ, कुछ नहीं मिलेगा, ना फ्लैश मिलेगा ना बोन मिलेगा, मतलब मेरे डेड बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिलेगा। अ केक ऑफ सोप, साबुन मिलेगा, वेडिंग रिंग मिलेगी, अगर सोने का कोई दांत है मेरा तो वो आपको मिल जाएगा। मतलब बॉडी के अलावा जो चीज़ें बॉडी के ऊपर होती हैं, चलती नहीं हैं, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, पर मेरे बॉडी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। हर गॉड, हर ल्यूसिफर, तो उसका जो भगवान बन बैठा था, वो डॉक्टर जिसने उसकी जान बचाई, जो एक्चुअली इसका सताने वाला भी था, ऑपरेसर भी था। हर ल्यूसिफर, ल्यूसिफर कहते हैं शैतान को, तो वो जो इसका भगवान बन बैठा था वो एक्चुअली एक शैतान था। बी अवेयर, बी अवेयर। तो अब वो उस ऑपरेसर को जिसने इसे सताया था, जो उसका डॉक्टर हो सकता है, कोई दूसरे लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों को ये एक चेतावनी दे रही है कि सावधान, बी अवेयर। आउट ऑफ द ऐश, उस राख से अब मैं फिर जिंदा होऊंगी। आई राइज विथ माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन, और मैं तुम सभी लोगों को खा जाऊंगी हवा के जैसा। तो जो लास्ट स्टैंजा है ना, वो रेड हेयर, जो राख से वो निकलने की बात कर रही है और सभी अपने दुश्मनों को खाने की बात कर रही हैं। तो ये एक इजिप्शियन मिथ है, एक बहुत फेमस कहानी है, फिनिक्स की कहानी है इजिप्ट में, जो हर कुछ टाइम पर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती थी और अपने ही राख से वो फिर से ज़िंदा होती थी। बिल्कुल उसी तरह से नैरेटर कह रही हैं कि मैं भी ज़िंदा होऊंगी और अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। सो गाइज, होप आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड स्टिल इफ़ यू हैव डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड बिफोर यू साइन ऑफ, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।